और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है पूजा। देखिए किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे देश की निगाह टिकी है। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विपुल सुनील, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका भी। सबसे पहले मैं पूजा जी आपके पास ही आऊंगी। पूजा जी देखिए मुकाबला बेहद दिलचस्प है, नंबर गेम की बात करते हैं। किसका नंबर गेम सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या ये संभावनाएं हैं कि एनडीए का गेम खराब हो जाए? ये चुनाव में तो शुरू से ही हम देखते आए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म। लेकिन सबसे ज्यादा जो अप्रिशिएटिंग है वो बीजेपी के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, बीजेपी पार्टी से ही आते हैं। तो उनकी जो मैंने एक छवि देखी है, वो जो सांसद वाली रो में वो बैठे हुए हैं, वो हम्म। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे भी लोगों की जो नजर है वो उनके ऊपर टिकी हुई है। तो हो सकता है, इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं है, कुछ भी हो सकता है at the end। बिल्कुल कुछ भी संभव है। और क्रॉस वोटिंग की बात कर ही रहे थे कि हमेशा ही सामान्य तौर पर चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हमने देखा है। विपुल जी भी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, क्रॉस वोटिंग की बात करें, कितनी संभावनाएं हैं कि जो एनडीए खेमे के लोग हैं, क्योंकि बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी और एनडीए खेमे के लोग हैं, जो सांसद है वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्या ये संभावनाएं हैं यहाँ पर? चुनाव में गुप्त मतदान में इस तरह की संभावना बनी रहती है हम्म। और क्रॉस वोटिंग होती रही है। लेकिन वो क्रॉस वोटिंग बहुत बार मुझे लगता है कि परिणाम को बदलने या परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। और अभी जो सिनेरियो दिखलाई पड़ रहा है, हम्म। इसमें तो कतई कहीं कोई संभावना नहीं दिख रही, कहीं कोई इफ बट नहीं है, बल्कि राजग के प्रत्याशी ठीक ठाक अंतर से चुनाव जीत जाएंगे। हम्म। कारण कि जो आंकड़ा है वो सीधे तौर पर ये दिखलाई पड़ रहा है उसमें, हम्म। चाहे वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों का खुला राजग को समर्थन प्राप्त करने का हो, बिल्कुल। चाहे आप देख रहे हैं कि बीजेडी और बीआरएस ने कहा है कि हम इससे अलग रहेंगे, नो बीजेपी नो कांग्रेस, हम्म। मतलब वो वोटिंग नहीं करेंगे। तो हम्म। 11 उधर से उनके पास हालांकि लोकसभा में सांसद नहीं है, हम्म। राज्यसभा में ही कुल 11 मेंबर हैं उनके। तो हम्म। और अगर आंकड़े की बात करते हैं तो कुल 422 राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के राजद के पक्ष में है, और कुल 324 बनता है कांग्रेस या आईएनडीए गठबंधन के लिए, आप कह लीजिए कांग्रेस जी। समर्थित प्रत्याशी के लिए। हम्म। तो इसके लिए रुझान मतलब क्लियर कट आप मानिए कि इस चुनाव में बहुत कुछ संभावना नहीं है। अगर ये आंकड़ों में अंतर और करीब का होता हम्म। तो हम क्रॉस वोटिंग को मान सकते थे कि क्रॉस वोटिंग परिणाम को प्रभावित कर सकता है, हम्म। लेकिन यहाँ कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हम्म। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि दो चार वोट इधर का उधर और उधर का इधर हो सकता है, ये होता रहा है, ये हम्म। लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं। बिल्कुल ये संभावनाएं जी हैं कि वोटिंग या जी क्रॉस वोट जरूर हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप बात कर रहे थे, बीजेडी, बीआरएस, अकाली दल, ये तीन दल हैं जिन्होंने जी समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया। ना ही वो पक्ष के साथ है, ना ही वो विपक्ष के साथ है। लेकिन हमने देखा है बीआरएस और बीजेडी की बात करें तो सरकार के पक्ष में रही है। अब उनका हट जाना इस चुनाव से कितना नुकसानदायक है एनडीए खेमे के लिए? क्या यह फायदेमंद है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, हाँ सुनील जी। नहीं, देखिए अगर ये दोनों के मत में अंतर होता, आंकड़ा अगर ज्यादा अंतर का दिखा रहा होता, तो निश्चित तौर पर इन लोगों का निरपेक्ष रहना हम्म। प्रभावित करता। हम्म। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। ये बात ठीक है कि स्वाभाविक मित्र के तौर पर, स्वाभाविक गठबंधन में और स्वाभाविक तौर पे कम से कम बीजेडी इस तरह के मुद्दों पर एनडीए को समर्थन देती रही है, हम्म। और वो अकाली भी देती रही है, और हम्म। उसका न मिलना एक चिंता की बात है। लेकिन परिणाम पर कोई असर मुझे नहीं दिखलाई दे रहा है, कम से कम। बिल्कुल नंबर गेम तो जी खराब होना ही है, खैर, लेकिन असर नहीं होगा क्योंकि सीधा सीधा लग रहा है कि राधा जी कृष्णन ही बहुमत के साथ जीतेंगे। लेकिन दोनों ही तरफ से पूजा जैन जी, आप मैं आपके पास आऊंगी। पूजा जैन जी देखिए, इस बार का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ है संघ की छवि रखने वाले, संघ की करीबी हैं राधा कृष्णन, दूसरी तरफ जस्टिस और रिटायर्ड जस्टिस है सीपी माफ करिएगा सुदर्शन रेड्डी। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दक्षिण भारत के दोनों ही प्रमुख चेहरे, आखिर दक्षिण भारत को ही, साउथ इंडिया को ही क्यों टारगेट किया, यह सवाल लोगों के मन में भी है।
की ओर से जो सीपी राधाकृष्णन है, एक वरिष्ठ नेता है, लंबे समय वाले अनुभव वाले एक व्यक्ति है। और वहीं विपक्ष की ओर से पी सुदर्शन रेड्डी जो है वो अभी वो है मतलब सिलेक्टेड है। तो विपक्ष ये मुझे लगता है दिखाना चाहता है कि उनकी आवाज भी सांसद में मजबूत तरीके से पहुंच रही है। ठीक है। और दूसरी बात, अभी मतलब आज का जो चुनाव है वो लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है बहुत अहम है, बेहद अहम है, क्योंकि देश जो है अपने 17वें उपराष्ट्रपति का चयन करने जा रहा है। और उपराष्ट्रपति न केवल राज्यसभा के सभापति होते हैं, बल्कि संवैधानिक दृष्टि से देश के दूसरे सबसे बड़े पद का आसीन होते हैं। तो ऐसे में जो लोगों की निगाहें हैं वो सबकी टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान को हम लोग देख रहे हैं, सभी को अलग अलग दृष्टि से सबको देखा जा रहा है। और जो भी विजेता बनेगा उसे जनता यही अपेक्षा करेगी कि वह जो है राज्यसभा को निष्पक्ष होकर चलाए और विपक्ष या जो भी सत्ता में, दोनों की आवाज जो है बरकरार बराबर तरीके से रखे। तो मेरा ये मानना है कि हम हर किसी को उसके एक्सपीरियंस से उसका आंकलन करें, बजाय किसी के पार्टी के, या कि ये पर्सन जो है इस पार्टी से आता है या ये पर्सन इस पार्टी से आता है। हमें सिर्फ ये देखना जरूरी है कि वो जो व्यक्ति है उसका अनुभव कितना है और उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या चीजें जनता के लिए करके दी है। बिल्कुल, फिर से ये तो खैर सांसदों क्योंकि नंबर गेम की बात कर रहे हैं हम लगातार, तो नंबर गेम तो एनडीए के ही फेवर में है, लेकिन खैर क्रॉस वोटिंग पर से कितना असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब सवाल है सुनील जी आपसे, क्योंकि देखिए बीआरएस और बीजेडी की बात कर रहे थे, बीआरएस ने बेहद एक लेम एक्सक्यूज भी दिया है, ऐसा कह सकते हैं कि उड़िया संकट है और एक ये राजनीति है या ये फिर रणनीति माने, क्योंकि राज्य के बारे में है, इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बीआरएस ने अपना कदम पीछे किया है। क्या ये रणनीति है या फिर वो बेहद फेवरेबल स्टैंड ले रहे थे? राजनीति में कि उससे और आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय के बाद वहां सत्ता के केंद्र में आई है, तो सबसे कुछ जो स्वाभाविक गठबंधन और स्वाभाविक तौर पर इनका झुकाव होता था वो झुकाव घटता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और उसमें अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए भी इस तरह का प्रयास बीजू जनता दल या भारत राष्ट्र समिति कर रही है। और होता है, देखिए राजनीति में क्या है कि आप सामने वाला आपका अगर सहयोगी बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो फिर आप उसके तले दब जाते हैं, दबता जाता है आपका व्यक्ति। तो कहीं भी किसी भी फील्ड में ये होता है, लेकिन राजनीति में ज्यादा ही। और राजनीति में तो ये कहा जाता है कि कोई अस्थायी न मित्र होता है न कोई अस्थायी शत्रु होता है। तो इन्होंने अपनी मोटे तौर पर मैं जहां तक रीड कर पा रहा हूं इन चीजों को, जो आपका प्रश्न है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए नए तरीके से सोच रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में, उसके लिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। बिल्कुल, ऐसे में क्योंकि अभी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है सुनील जी, ऐसे में कहना तो कुछ भी जल्दबाजी होगा। लेकिन पूजा जैन जी, अगर विपक्ष से 20 वोट स्विंग होते हैं, एनडीए खेमे से 10 वोट मिसकास्ट होते हैं, क्या असर होगा फिर? पूजा जी, में जो उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा अधिक लग रही है, मैं आपको बता दूं। गठबंधन के मजबूत संख्यात्मक समर्थन और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के अनुपस्थिति में रहने के कारण ये सब चीजें हो रही हैं और एनडीए कहीं ना कहीं जीत की तरफ बढ़ रही है। वहीं विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को संवैधानिक और नैतिक ताकत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि वो विपक्ष को ये दिखा सके, मतलब पक्ष को ये दिखा सके कि हम भी हर तरीके से मजबूत हैं, हम भी, ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं कहीं से भी। तो वो भी, उन्होंने भी एक ऐसा चेहरा रखा, सुदर्शन रेड्डी को अपनी तरफ से रखा, ताकि वो अपने आप को ये दिखा सके हम भी बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन वास्तविक जो जीत की राह है, संख्या जो हम देख रहे हैं, वो पक्ष के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है, मतलब एनडीए की जीतने की ज्यादा उम्मीद है। देखिए सुनील जी, बिल्कुल पूजा जैन जी, नंबर गेम की बात है। अब क्या 20 वोट कास्ट होते हैं ये देखना बेहद, या फिर स्विंग होते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। सुनील जी, सवाल आपसे है, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा 400 पार के बारे में कि 400 पार होगी इस बार एनडीए, लेकिन वो हो नहीं पाया, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जो है, आज का जो चुनाव है उसको देखिए, 386 पार करना है। आप 400 पार की बात कर रहे थे, आप 386 बेहद आसान तरीके से पार कर पाएंगे।
उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा सर माइक थोड़ा पीछे कर लो। तो यार क्या पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। थैंक यू। और सर अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज जीतते हैं क्रॉस तो फिर क्या वोटिंग। कहेंगे सर? प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं आपको ना लेकर उसका। होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? एनडीए कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? सर एनडीए के थैंक यू, सांसदों को थैंक कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ चलो चलो, वो तो बहुत सुन लिया। एक देखिए, इसमें अंतरात्मा तो अपनी जगह है, इसमें पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। तो जस्टिस सुदर्शन इज द नेशन कैंडिडेट, देश के कैंडिडेट हैं, राष्ट्र के कैंडिडेट हैं, और हमें पूरा उम्मीद है राष्ट्र जीतेगा। सर आप काफी होपफुल हैं। वी आर जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, हम लोग पूरी तरह से उम्मीद है। तो ये तमाम प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। दोनों खेमा ये कह रहा है कि जीत इस बार उनकी ही पक्की है। हालांकि अभी समय है, नतीजे का इंतजार लगातार लोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हमने देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से अब की बार 400 पार खूब गूंजा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन इस बार देखिए मुकाबला 386 है। ये आंकड़ा जो है, ये जो लाइन है, वो आपको पार करना है। आसान लग रहा है क्या इस बार मोदी सरकार ये दिखाने में कामयाब हो जाएगी सुपड़ा बहुमत को? जी, मोटे तौर पर क्या है कि सीधा चुनाव नहीं है, ये चुने हुए प्रतिनिधित्व कर्ता जो है इसका चुनाव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो कि जनता के पास नहीं जाना है आपको। एक आंकड़ा है आपके पास, उसी आंकड़ों के बरक्स आपका ये चुनाव हो रहा है। तो इसमें लोकसभा चुनाव की तरह से उपराष्ट्रपति के चुनाव को रीड नहीं किया जाना चाहिए, मेरा कहना है सीधे तौर पर ये। क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल दूसरा मैटर है। आप देख रहे हो सीधे तौर पे चुनाव नहीं है, सीधे जनता के पास नहीं जाना है हमें, और वहां सीधे जनता के पास जाना होता है। और जनता के मन का आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से कब कहा। हम तमाम तरह की अटकलबाजी कर रहे होते हैं। हम पिछले लगभग 10 सालों से बहुत करीब से इन चीजों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, लोक नीति से लेकर के चुनाव विश्लेषण से लेकर के और राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर। तो लेकिन हम कह रहे हैं कि हम एक अनुमान लगा रहे होते हैं, हम सैंपल ले रहे होते हैं। जनता में जाकर के 10 लोगों से हमने बात कर लिया, 20 लोगों से बात कर लिया, 200 लोगों से बात कर लिया, किसी विधानसभा किसी लोकसभा से उठा करके। वहां एकदम दूसरी राजनीति है, दूसरा मैटर है चुनाव का। यहाँ सीधे तौर पर आपके पास आंकड़ा है और उन्हीं आंकड़ों के बरक्स चुनाव होना है। 422 सांसद हैं अगर राजग के पास, सीधे तौर पर 422 का समर्थन है, तो आपको वोट चाहिए 391 के करीब। और वो सीमा क्रॉस करने में कहीं कोई बाधा मुझे नहीं, कम से कम नहीं नजर आ रही है। मैं कहता हूं कि बाई द वे 2-4 वोट इधर से उधर और उधर से इधर आता है। तो ऐसा नहीं होता है कि राजग के वोटर उनको जस्टिस साहब को वोट कर देंगे और उधर के वोटर नहीं करेंगे। उधर के भी कुछ लोग राधा कृष्णन जी को वोट कर देंगे, ये इसकी संभावना बनी रहती है। आप जानते हो कि इस देश में बहुत तरह की संभावनाएं हैं। रीजन देखा जाता है, लैंग्वेज देखी जाती है, कास्ट, धर्म, तमाम चीजें हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले किसी की बाइट आप सुना रहे थे, तो उसमें किसी ने कहा कि राष्ट्र के कैंडिडेट हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्र के कैंडिडेट हैं जस्टिस महोदय, तो क्या किसी अलग राष्ट्र के, किसी दूसरे राष्ट्र के कैंडिडेट हैं राधा कृष्णन जी? तो इस तरह का वक्तव्य, हालांकि पक्ष विपक्ष अपने तरीके से दे रहा होता है। आजकल तो राजनीति में बहुत गिरावट का भी दौर देखा जा रहा है, बेतुकी बातें करना, किसी के लिए अपशब्द बोलना। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि सीधा चुनाव जनता के द्वारा नहीं है, इसलिए राजग आश्वस्त है। और मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं 100% की राजग की ही जीत होगी। यहाँ कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है जो जादूगरी दिखाए। बहुत करीब का अंतर होता तो हम इसकी संभावना तलाश रहे होते कि कहीं से कांग्रेस के या विपक्ष के समर्थित प्रत्याशी
को जीत हासिल हो सकती है, जिसकी संभावना न के बराबर है। मैं कह रहा हूं कि 100% इसका ये इकलौता चुनाव है जिसका रिजल्ट पहले से लगभग तय रहता है, क्योंकि हमारे पास आंकड़े सीधे सीधे होते हैं। हम जान रहे होते हैं कि ये वोटर किनको वोट करेंगे। बीजेपी राजग के वोटर बीजेपी राजग समर्थित प्रत्याशी को करेंगे। खुला चुनाव है एक तरह से, आप कह सकते हो यहाँ। और बिल्कुल वो 400 पार की तो जो ताकत है वो तो दिखाएंगे, लेकिन कांग्रेस के और IND। बिल्कुल सुनील जी, आपने एक बात बहुत सही कही कि अब अगर सुदर्शन रेड्डी को राष्ट्र का चेहरा माने, राष्ट्र का नागरिक माने, भारतीय नागरिक माने, तो फिर CP राधाकृष्णन कौन है। खैर ये सियासत है, सियासी ये बयानबाजी है सुनील जी, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है। पूजा जैन जी आपके पास आऊंगी। देखिए अगर नंबर गेम में हल्का भी अंतर होता है या फिर टाइट अंतर होता है, क्रॉस वोटिंग में अगर देखने को मिलता है विपक्षी खेमे से, तो फिर ब्लेम गेम एक बार फिर से शुरू होगा इंडिया गठबंधन में। बिल्कुल होगा। देखिए ब्लेम गेम ये भी शुरू होगा। अभी ये भी बोला जाएगा कि वोटिंग में ही चीटिंग किया गया है, जैसे हमेशा से होता आया है। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, NDA का मजबूत होने का एक कारण और भी है, जो वहाँ की जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल हैं, जैसे कि बीजेटी हुआ, BRS हुआ, ठीक है, अकाली दल हुआ, इन सब ने अपने आपको चुनाव वोटिंग से दूरी बना ली है। चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाने की वजह से NDA कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है, उसका जो समीकरण है वो मजबूत हुआ है। और जैसे सुनील जी ने बताया कि 400 से ज्यादा जो है सीटें मानी जा रही हैं, सांसद जो है सांसदों की संख्या मानी जा रही है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है जीत उन्हीं की नजर आ रही है, NDA की नजर आ रही है। क्योंकि जो समीकरण सबके सामने है, जो होना चाहिए न्यूनतम समीकरण जो होता है वो 391 वो होना चाहिए, और 391 से कहीं ज्यादा ऊपर है, मतलब 400 से अधिक माना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जीत कहीं ना कहीं NDA की है। और रही बात इस चीज की कि चीटिंग की और ये सब की, ये तो शुरू से ही मुझे लगता है एलिगेशन विपक्ष लगाता है पक्ष के ऊपर। और कहीं ना कहीं अगर हम राधा कृष्णन जी का पेशा देखते हैं, रणनीति देखते हैं, वो काफी मजबूत है, दशकों से इतने पुराने राजनीतिक हैं वो, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनुभवी इंसान है, क्षमता है उनमें, राज्यसभा की कार्रवाई को संभालने के योग्य है। और मुझे लगता है कि वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं, और ना सिर्फ एक अच्छे उम्मीदवार हैं, वो उस पद पे बैठने के लायक है। जी बिल्कुल, ऐसे में राधा कृष्णन उनकी एक बेहद अपनी छवि है, और ये भी कहा जाता रहा है कि संघ के बेहद करीबी रहे हैं। लेकिन खैर नंबर गेम की बात करते हैं सुनील जी, देखिए नंबर गेम हमेशा से ही NDA के फेवर में रहा है, और इस बार तो उपराष्ट्रपति चुनाव में नंबर गेम NDA के खेमे में ही है, फेवर में ही है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर लाया है, और इस बार जो चुनाव है उसे और भी दिलचस्प कर दिया। इसकी कोई खास वजह, क्या रणनीति है इंडिया गठबंधन की? क्योंकि बार बार ये कहा गया NDA खेमे की तरफ से कि वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी को नहीं लाया जाए इस चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद भी सुदर्शन रेड्डी आते हैं और उन्हें लाया जाता है, और ये बार बार कहा जाता है, एक नैरेटिव कोशिश की जाती है गढ़ने की विपक्षी गठबंधन की तरफ से कि वो भारत के चेहरे हैं, भारत के प्रमुख नागरिक है, और उनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। क्या प्रमुख रणनीति है इंडिया गठबंधन की, कैसे देखा जाए? देखिए ये जो चुनाव है, सिर्फ ये हार जीत का खेल नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के संतुलन और मर्यादा का चुनाव है। और ये बहुत सोचने वाली बात है। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हर आवाज सुनी जाएगी और हर विचार को सम्मान मिलेगा। बिल्कुल सुनील जी, ये सवाल शायद मुझसे था क्या? बिल्कुल आपसे ही था, लेकिन पूजा जैन जी ने भी बेहद बेहतरीन जवाब दिया है। लेकिन सुनील जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति है इंडिया गठबंधन की? जी, अभी थोड़ी देर पहले आप बातचीत में कह रही थी कि पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम का जिक्र आपने किया था। हाँ। मोटे तौर पर आप देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से विपक्ष इस स्थिति में आती है, और कोई भी पार्टी होती है वहां, अगर राजग या बीजेपी लीड कर रही होती है और उसके साथ भी ऐसा होता, तो वो भी ये चाहती कि कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्र में उसकी भागीदारी हो। ठीक है, तो उस चुनाव से मोटे तौर पर 24 वाले चुनाव के परिणाम से कांग्रेस को यह कहिए कि आत्मबल मिला है, या खोया हुआ कॉन्फिडेंस आया है उनके पास, और वो बहुत मुखर होकर के और बहुत एग्रेसिव होकर के जगह जगह तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के साथ वो सामने आ रहे हैं। चाहे वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की बात हो, SIR को वोट चोरी का मामला बताने की बात हो, तो कहीं कोई स्वस्थ संबंध तो अभी पक्ष और विपक्ष के बीच में
दिखलाई नहीं पड़ रहा है। पिछले दिनों बहुत सारी खटास सामने आती जा रही है और बिलो द लाइन जा करके देख रहे हैं आपकी एक दूसरे के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बातचीत होती है, तो उसमें कहीं कोई ये नहीं था कि बैठ करके ये लोग बात करके और सर्वदलीय बैठक करके एक कैंडिडेट दे दें। हालांकि स्थिति मालूम है, कांग्रेस जानती है कि चुनाव में चाहे जिस तरीके से जिसको कैंडिडेट बना ले, जितना कोशिश कर ले, अब राजग के पास आंकड़ा ज्यादा है तो राजग चुनाव जीत लेगा। लेकिन बावजूद इसके कई बार हमें लोकतंत्र में और हम अपनी राजनीतिक विरासत, अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए, अपने पार्टी के भविष्य को बनाए रखने के लिए चुनाव में जाना होता है, सारे प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद। तो उसी के लिए आगे के भविष्य को बनाए रखना, या कांग्रेस अपनी जमीन को जो खोई है उसे तलाश करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उतरी है। और मुझे लगता है कि इसकी जगह कांग्रेस की जगह बीजेपी को रख लीजिए, बीजेपी विपक्ष होती और इस तरह का आंकड़ा होता। बहुत, मैं कह रहा हूं कि आंकड़े में एनडीए बहुत आगे है, लेकिन फिर भी सम्मानजनक स्थिति कांग्रेस और विपक्ष की भी है। ऐसा भी नहीं कि एकदम 200-250 इनके पास है, 200 से 250 के बीच में होते तो कतई कहीं कोई संभावना ही नहीं होती, कहीं कुछ सोच भी नहीं रहे होते। हो सकता है कि एक प्रत्याशी मान लेते कि चलिए सर्वदलीय प्रत्याशी हो गए, तो इस स्थिति में कोई भी दल होता तो चुनाव में जाता। लेकिन सुनील जी, आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ये कवायद है कांग्रेस की तरफ से। पूजा जैन जी, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत कर ली? क्योंकि ये अपना अंदरूनी चुनाव है, ये सांसदों के द्वारा ही किया जाएगा और उनके ही वोट की वैल्यू है, जनता के बीच आप नहीं कर रहे। और आपको मजबूत तो जो जमीनी स्तर पर करना होगा, राज्यों में करना होगा, यहां उपराष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि अभी सुनील जी ने कहा है किस तरीके से कांग्रेस खुद को मजबूत करेगी। मैं आऊंगी सुनील जी आपके पास भी। पूजा जैन जी, विपक्ष ने जो नाम रेड्डी जी का दिया है उससे ये बिल्कुल जाहिर होता है कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है हम भी हर तरीके से मजबूत हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन अभी फिलहाल जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उस हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, न सिर्फ अपने अनुभव और संतुलित व्यक्तित्व से योग्य उम्मीदवार हैं, बल्कि उनके पास जनता द्वारा चुने गए बहुमत का भी समर्थन है। और उनकी जो जीत है वो देश की जीत है और एक मजबूत जीत है। वो स्थिर और निष्पक्ष उस उपराष्ट्रपति देश को देगी जो लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त बनाने का काम करेगा। और मैं ये बीजेपी प्रवक्ता, मुझे कई बार लोग बोल देते हैं पैनल पे, बट ये एक सच्चाई है। क्योंकि जब हम कांग्रेस के कार्यकाल में देखते थे बहुत सारी चीजें ऐसी अपर लेवल पे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सुटेबल थी और वो उस पद को उतने तरीके से संभाल पाते थे। जबकि हमें ये बीजेपी के सानिध्य में देखने में मिला कि बहुत सलीके से ये हर एक पद को और उसकी गरिमा का ध्यान रखते हैं और अपनी बातों को और अपने काम को बहुत तरीके से लेकर के चलते हैं। बिल्कुल, ऐसे में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता बनने के लिए, खैर वो तो बार बार हमेशा किसी को भी कहा जा सकता है, लेकिन बात फैक्ट की करें तो 2 बार के सांसद रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक बेहद मजबूत अनुभव है उनके पास। लेकिन जो सुनील जी कह रहे थे कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी इस उपराष्ट्रपति चुनाव से, वो कैसे संभव है सुनील जी? एक देना चाह रहा हूं। एक्चुअल में क्या है कि आप कांग्रेस की इस समय की कार्यशैली को देखिए तो कांग्रेस अधिकाधिक दलों को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में है, पक्ष का विरोध करके, बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगा करके, और वो बार बार कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान विरोधी सरकार है, और उसके लिए कुछ तमाम क्षेत्रीय दलों को लेकर के तमाम तरह के सेंटिमेंट जगा करके वो अपने गठबंधन में दलों की संख्या बढ़ाने की कवायद में लगे हैं। और ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने इसकी उम्मीद की थी कि बीजू जनता दल, बीआरएस और अकाली जैसे दल अगर उनके साथ आ जाते हैं, ये जमीन तलाशना है, केवल मतदाताओं का ग्राउंड पर जाकर के मत प्राप्त करना नहीं, बल्कि इस चुनाव के माध्यम से सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाने का ये जमीन, मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ से वो अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुनील जी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज अब तो ये सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा, इस उपराष्ट्रपति चुनाव में तो नहीं हो पाएगा सुनील जी। बीआरएस अलग है, बीजेपी अलग है, अकाली दल अब चली गई। नहीं कह रहा हूँ जी, मैं तो कह रहा हूं कि 100% राजग की जीत होने जा रही है, इसमें कहीं कोई संभावना, लेकिन अपने तरफ से चुकी राजनीतिक दल है, बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो बार बार प्रयास करेगा ना।
उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में कैंडिडेट देकर के इस तरह का समर्थन पाने की 1000 कोशिश की और उन्हें उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीद को झटका दिया बीआरएस से लेकर के अकाली दल ने, जब उन्होंने कहा कि नहीं हम निरपेक्ष रहेंगे, नो बीजेपी नो कांग्रेस की नीति जब उन्होंने अपनाई। तो एक होता क्या है कि आप जो भी संभावना रहती है, आप कई बार जान रहे होते हो कि हम असफल होंगे, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, हाँ। लेकिन बावजूद इसके आप प्रयास कर रहे होते हैं, तो उसी प्रयास की कड़ी में था। यहाँ वोट नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल खोई हुई जमीन, सीधा चुनाव नहीं है कि यहाँ जनता का मत बढ़ेगा इस चुनाव से, लेकिन यहाँ खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए सहयोगियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास है, ये मैं कहना चाह रहा था। यानी कि इंडिया गठबंधन जो है, जो बार बार ये कहा जाता है ठग गठबंधन है, एकजुटता नहीं है, मजबूत गठबंधन नहीं है, वो जो नैरेटिव है जो बीजेपी के जो नेता है जो कई बार ये आरोप लगा चुके हैं, उस नैरेटिव को फेल करने में ये संभव हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे सुनील जी कि इंडिया गठबंधन एकजुटता का संदेश तो देगा ही कि भाई कुछ भी हो, भले हमारे जो नंबर गेम है हमारे फेवर में ना हो, हमारे पक्ष में ना हो, लेकिन फिर भी हम मजबूती के साथ अडिग हैं और बीजेपी के विरोध में लगातार खड़े। लेकिन पूजा जैन जी, बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा? एक संदेश तो सुनील जी बता ही रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, इसका संदेश जाएगा, और हमने देखा भी है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किस तरीके से एकजुट नजर आए कांग्रेस और आरजेडी। का काम कर रहे हैं, पक्ष अपना काम जो है बहुत ही मजबूती के साथ कर रहा है, और चाहे चुनाव कोई भी हो, बिहार चुनाव हो, चाहे उप राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो मैं इतने महीनों से यही देखते आ रही हूँ, विपक्ष सिर्फ एक ही काम कर रहा है, वो है सिर्फ आरोप लगाना। और आरोप लगाना मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति का हिस्सा है। जब विपक्ष कुछ नहीं कर पाता तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो है आरोप लगाने का ऑप्शन। तो ये चुनाव में जो हार जीत है ना, वो होती रहती है, और अपनी हार को छुपाने के लिए कोई धांधली का आरोप लगाना, कुछ ऐसी वोट चोरी का आरोप लगाना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति हो सकती है कि हम पक्ष को जो है इन्हीं सब चीजों में उलझा करके रखें, उनसे जवाबदेही लेते रहें और उनसे उनका जो माइंड है उसके साथ में खेलते रहें, और अपना कोई काम ना करें, अपने आप को बहुत निट एंड क्लीन दिखा करके और चीजों को जीत जाएं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सच्चाई ये है कि जो संख्या बल है उससे साफ हो जाता है कि भाई जो जीत है वो किसकी होगी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 400 से ज्यादा तो एनडीए का शो कर रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी। तो आप ये देख लीजिए ना, जब संख्या किसी भी चीज की ज्यादा है, पक्ष इतना ज्यादा मतलब उसमें उसकी संख्या ज्यादा है, तो जीत भी उन्हीं की होगी। और इसलिए नतीजे जो है, नतीजों पे सवाल उठाने का कोई लॉजिक नहीं है। आपके पास एक ठोस सबूत होना चाहिए, और ठोस सबूत के साथ ही एक आधार बनता है, और उसी के साथ में आपको आरोप नंबर गेम तो खैर एनडीए के फेवर में है पूजा जैन जी, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दोनों ही दक्षिण भारत के बेहद प्रमुख चेहरे कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। मात्र कुछ घंटों की बात है, आखिरकार किसे उपराष्ट्रपति चुना गया है, किसके फेवर में ये पूरा चुनाव गया, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, पूजा जैन जी, सुनील जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो उपराष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प है। अब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, शाम 6 बजे रिजल्ट भी, जो नतीजे हैं वो सभी के सामने होंगे। अब इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। चाहते हर कोई अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के हित में। वाइजली डिसीजन करने के लिए अगर कांग्रेस ऑनेस्टली कॉल देते हैं तो कांग्रेस के और उनके गठबंधन के लोग बहुत बुरी तरह से, और ज्यादा बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि वाइजली डिसीजन है तो उनको तो वोट ही नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत डिसकंटेंट है उस कैंडिडेट के देखे। बट एनी हाउ लेट अस, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। We are very, very confident we will win with a thumping majority. देखिए, हम लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, हमारी पार्टी ने अपना मन बनाया हुआ है, और हम लोग एनडीए के साथ ही जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसमें कोई संशय है, और जितने भी एनडीए घटक दल हैं सभी लोग एक मत है इस बात को लेकर के, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बड़े मार्जिन से हमारे उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीते। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी बेहतर उम्मीदवार है, और जो एनडीए ने उम्मीदवार खड़ा किया था, जो मोदी जी की खास पसंद थे, क्यों 2.5 साल बाद ही चुनाव हो गया, तो उनका प्रयोग तो असफल हो गया। मुझे पूरा भरोसा है, जैसे लोग कह रहे हैं अंतरात्मा के नाम पर सांसद गण वोट देंगे, मैं स्पष्ट कर दूं,
इसमें चूंकि व्हिप नहीं लागू होता तो क्रॉस वोटिंग नहीं कहलाएगी। आदमी स्वतंत्रता पूर्वक मतदान कर सकता है वोटर। तो मुझे पूरा भरोसा है देश के हित में एक योग्य चेयरमैन राज्यसभा को देने के लिए, संवैधानिक दायित्वों को निर्वाहित करने में जो बेहतर उम्मीदवार है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस आसाम, लोकायुक्त गोवा, तो दलों के बंधन इसमें लागू नहीं होते। नहीं, हम लोग बहुत श्योर हैं और फुल गारंटी है कि हमारे उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति बनेंगे। क्योंकि देखिए, एक होता है कि उनकी अपनी भी जो ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी है, उनकी अपनी भी जो व्यक्तिगत कार्य हैं या फिर जो भी वो अभी तक अपने कार्यशैली में वो किए हैं, वो काफी इम्प्रेसिव रहा है। हम लोग उनसे सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम लोग गठबंधन में तो अपने उम्मीदवार को दे रहे हैं, पर एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ द कंट्री हमको लगता है कि वो बहुत कुछ देश के लिए किए हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि आने वाले समय में वो देश को सही रास्ते पे लेके चल सकते हैं। तो के अलावा और भी मत जो हैं एनडीए के पक्ष में पड़ेंगे। इंडी अलायंस के लोग जो हैं, कई ग्रुप जो हैं, वो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुने। तो हमें जितने हमारे वोट हैं उससे भी ज्यादा सीपी राधाकृष्णन जी को वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपको बताया, उनके खुद के वोट, इंडी अलायंस के वोट भी सीपी राधाकृष्णन जी को मिलेंगे और एनडीए के सारे वोट सीपी राधाकृष्णन जी को, और इंडी अलायंस के भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि वो सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देना चाहते हैं। उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देने के लिए जा रहे हैं। भारी मतों के अंतर से एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी जीतने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एनडीए के जो घटक दल है